नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक ऐसी धरती की गाथा में उतरने वाले हैं जहां कहते हैं कि हर जर्रा हर कण वीरता की कहानी सुनाता है। जहां के किले सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं हैं, बल्कि वो गौरव और बलिदान के जीते जागते स्मारक हैं। तो चलिए राजस्थान के इस महा इतिहास के सफर पर निकलते हैं। कहते हैं कि राजस्थान को सच में समझना होना तो पहले उसकी आत्मा की आवाज सुननी पड़ती है। और ये कहावत बिल्कुल सही बैठती है कि यहाँ के पत्थर शौर्य के गीत गाते हैं और यहाँ की रेत बलिदान की गूंज को आज भी अपने अंदर संभाले हुए है। ये सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक एहसास है, एक जज्बा है। तो हमारी कहानी का पहला अध्याय है शौर्य की भूमि, राजस्थान। नाम सुनते ही क्या आता है ज़हन में? राजाओं का स्थान। ये नाम ही अपने आप में शक्ति, सम्मान और साहस की एक पूरी तस्वीर बना देता है। और ये वो जगह है जहां इतिहास और किंवदंतियां, मतलब कि फैक्ट्स और कहानियां एक दूसरे में कुछ इस तरह घुल मिल जाती हैं कि उन्हें अलग करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। और इस पूरी महागाथा के केंद्र में कौन है? राजपूत। ये शब्द संस्कृत के राजपुत्र से निकला है, जिसका सीधा सा मतलब है राजा का बेटा। पर यह सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक पहचान है। उन योद्धा कुलों की पहचान जिन्होंने सदियों तक इस भूमि पर शासन किया और इसकी किस्मत को गढ़ा। तो सवाल ये उठता है कि इन महान वंशों का उदय हुआ कैसे? चलिए कहानी के अगले हिस्से में चलते हैं। देखते हैं कि कैसे इन महान राजवंशों ने अपनी नींव रखी और एक ऐसे युग की शुरुआत की जिसे आज भी इतने सालों बाद भी याद किया जाता है। देखिए, ये उदय कोई एक रात में नहीं हुआ। ये तो सदियों में धीरे धीरे फैला। हुआ यूं कि गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद पूरे उत्तर भारत में एक तरह का पॉलिटिकल वैक्यूम, एक खालीपन सा आ गया था। बस इसी मौके का फायदा उठाया इन स्थानीय योद्धा कुलों ने और अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी। 7वीं सदी के आसपास मेवाड़ के गुहिलों ने प्रतिरोध की नींव रखी। फिर 12वीं सदी आते आते अजमेर के चौहान एक बहुत बड़ी ताकत बन गए। और इसके बाद 13वीं सदी में मारवाड़ के राठौड़ों ने रेगिस्तान के बीच एक मजबूत राज्य खड़ा कर दिया। मतलब हर वंश ने राजस्थान के इतिहास पर अपनी एक अलग, एक गहरी छाप छोड़ी। लेकिन देखिए, इतिहास सिर्फ साम्राज्य बनाने की कहानी नहीं होता, ये उनकी रक्षा करने की भी कहानी है। अब हम कहानी के सबसे नाटकीय, सबसे तीव्र मोड़ पर पहुंचते हैं, महान प्रतिरोध का युग। ये वो समय था जब बाहरी आक्रमणकारियों के खिलाफ आजादी की वो भावना जगी जिसे कोई झुका नहीं सका। इस प्रतिरोध का शायद सबसे बड़ा प्रतीक है 1303 में चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी। जब हार सामने नजर आने लगी तो रानी पद्मिनी के नेतृत्व में राजपूत महिलाओं ने जौहर किया। ये अपने सम्मान और आज़ादी की रक्षा के लिए खुद को आग में समर्पित करने की एक बहुत ही दर्दनाक प्रथा थी, ताकि वे दुश्मन के हाथ ना लगें। ये बलिदान राजपूत आचार संहिता का एक ऐसा चरम प्रदर्शन था जिसने हार में भी उनकी अदम्य भावना को हमेशा के लिए अमर कर दिया। और फिर आती है हल्दी घाटी की लड़ाई। सोचिए, एक तरफ थे मेवाड़ के महाराणा प्रताप, जिनके साथ कौन थे? अपनी मातृभूमि के लिए लड़ने वाले भील तीरंदाज और राजपूत घुड़सवार। और दूसरी तरफ अकबर की विशाल मुगल सेना, जिसके पास न तो संख्या की कमी थी और न ही संसाधनों की। अब जरा इस एक आंकड़े से पूरी स्थिति की गंभीरता का अंदाजा लगाइए। लगभग 4 के मुकाबले 1। मुगल सेना की तादाद महाराणा प्रताप की सेना से करीब करीब 4 गुना ज्यादा थी। तो जाहिर है, ये लड़ाई सिर्फ हथियारों की तो हो ही नहीं सकती थी। ये लड़ाई थी असाधारण साहस की और एक ऐसे दृढ़ संकल्प की जो टूटने को तैयार नहीं था। महाराणा प्रताप की ये बात उनकी उस कभी न टूटने वाली इच्छा शक्ति का सबसे बड़ा सबूत है। मैं दिल्ली के सम्राट को तुर्क कहूंगा और अपना सिर नहीं झुकाऊंगा। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये उस अदम्य भावना का ऐलान था जिसने उन्हें कभी भी किसी भी हाल में हार मानने नहीं दी। लेकिन ये कहानी सिर्फ युद्ध और प्रतिरोध की नहीं है। चलिए अब कहानी का रुख संघर्ष से सृजन की ओर मोड़ते हैं। ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प है कि कैसे इन योद्धाओं की भूमि कला और वास्तुकला का भी एक ऐसा केंद्र बनी जिसका कोई मुकाबला नहीं। जरा राजपूत वास्तुकला की आत्मा में झांक कर देखते हैं। यहाँ के विशाल अभेद्य किलों के अंदर नाजुक और खूबसूरत महल छिपे हैं। बारीक जाली वाले झरोखे सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं थे, वो रेगिस्तान में ठंडी हवा भी लाते थे और महिलाओं को बाहर की दुनिया देखने का एक पर्दा भी देते थे। वहीं जो छतरियां दिखती हैं वो सिर्फ गुंबद नहीं, बल्कि महान योद्धाओं और शासकों की याद में बने स्मारक हैं। और बावड़ियां यानी सीढ़ीदार कुएं इस सूखी धरती पर पानी बचाने की इंजीनियरिंग का क्या शानदार सबूत हैं। ये कला असल में राजस्थान के दोहरे चरित्र को दिखाती है।
बाहर से मजबूत और अंदर से अविश्वसनीय रूप से सुंदर। और इस विरासत की महानता को सिर्फ हम ही नहीं, पूरी दुनिया ने माना है। राजस्थान के पहाड़ी किलों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया है। ये इस भूमि की अद्भुत वास्तुकला और सांस्कृतिक महत्व पर एक तरह की वैश्विक मोहर है। तो अब हम इस महागाथा के अंतिम अध्याय की ओर बढ़ते हैं। ये वो सफर है जो इन महान रियासतों को आज के आधुनिक राजस्थान राज्य तक ले आया। ये कहानी है एकीकरण की और बदलाव की। ये पूरी प्रक्रिया कई चरणों में हुई। सबसे पहले ब्रिटिश राज के तहत ये सभी राज्य रियासतें बनी। फिर 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो इनके सामने भारत में शामिल होने का विकल्प आया। सरदार पटेल के नेतृत्व में इन सभी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने की एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया पूरी हुई और आखिरकार 1949 में आधिकारिक तौर पर राजस्थान राज्य का गठन हुआ। तो इस पूरे विश्लेषण का सार क्या है? सार ये है कि शौर्य, कला और किसी भी हाल में ना हारने की वो भावना, वो विरासत आज भी जिंदा है। ये सिर्फ अतीत की कहानियां नहीं हैं, बल्कि यही वो जज्बा है जो आज भी राजस्थान की पहचान को परिभाषित करता है। और अंत में एक सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए, वीरता और बलिदान की ये महान विरासत आज के समय में हमारे लिए क्या मायने रखती है? इसका जवाब इतिहास की किताबों में शायद न मिले, इसका जवाब हमारे अपने चिंतन में छुपा है।